वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डायबिटीज़ मेलाइटस। सो डायबिटीज़ मेलाइटस है क्या? डायबिटीज़ मेलाइटिस एक्चुअली एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें हाइपरग्लाइसीमिया होता है और इसमें माइक्रोवेस्कुलर एंड मैक्रोवेस्कुलर इंजरी भी होती है। तो इसमें ये जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं उसमें आ जाता है पॉलीयूरिया यानी पेशाब का ज़्यादा आना, पॉलीडिप्सिया प्यास का ज़्यादा लगना, पॉलीफेजिया भूख का ज़्यादा लगना और वेट लॉस यानी वेट कम हो जाना। तो ये मेन 4 क्लासिकल फीचर्स हैं ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस। इसकी 2 टाइप्स हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है कि जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं बीटा सेल्स उनमें कोई डिफेक्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उनके ऊपर कोई ऑटो इम्यून अटैक होता है, उसकी वजह से बीटा सेल्स इंसुलिन कम बनाते हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं बना पाते, जिसकी वजह से डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1 होती है। डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2 में क्या होता है कि जो सेल्स हैं पेरिफेरल टिश्यूज़ के वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते, जिसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इसको हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। अब हम आ जाते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी पे। तो पैथोफिजियोलॉजी से पहले हमें थोड़ा बहुत इसके एटियोलॉजी यानी काजेज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो इसके जो काजेज़ हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि टाइप 1 डायबिटीज़ में ऑटो इम्यून अटैक होता है। ऑटो इम्यून अटैक का मतलब है कि बॉडी के अपने जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज़ जो बनाते हैं, वो एंटीबॉडीज़ जाकर बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस डेवलप होती है। इसके अलावा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी हो सकती है, और अगर चिल्ड्रन में टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस डेवलप हो रही है तो एक तो उसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का जैसे मैंने कह दिया और ऑटो इम्यून अटैक्स का कह दिया। इसके अलावा अगर बच्चों में जब होती है तो काउज़ मिल्क 2 साल से पहले अगर बच्चे को आप काउज़ मिल्क दे रहे हैं और साथ में ग्लूटेन कंटेनिंग सीरियल्स दे रहे हैं तो उसकी वजह से भी इसका रिस्क डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1 का रिस्क ज़्यादा हो सकता है। तो ये हो गए कुछ काजेज़ ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस। इसके अलावा सेकेंडरी काजेज़ भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई सर्जरी हो गई है पेंक्रियाज की तो फिर भी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकता है। अब हम आ जाते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी पे। तो एक्चुअली होता क्या है, जब डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है तो हाइपरग्लाइसीमिया डेवलप होता है। हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से क्या होगा कि अब ग्लूकोज़ ब्लड में ज़्यादा है तो यूरिन में भी ज़्यादा आ रहा होगा। जब यूरिन में आ रहा होगा ग्लूकोज़ तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑस्मोटिक डायूरेसिस होगी। ऑस्मोटिक डायूरेसिस का मतलब ये है कि ग्लूकोज़ के साथ साथ वाटर लॉस भी ज़्यादा होगा अलॉन्ग विद इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस, यानी सोडियम पोटाशियम और क्लोरीन का लॉस भी वाटर और ग्लूकोज़ के साथ हो रहा होगा। इसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी में से वाटर ज़्यादा जा रहा है तो आपको ज़्यादा प्यास लगेगी। सो इसके क्लिनिकल फीचर्स में ही यह है कि यूरिन ज़्यादा आ रहा है पॉलीयूरिया और प्यास ज़्यादा लग रही है पॉलीडिप्सिया। अब इंसुलिन एक्चुअली क्या करती है कि सेल्स की यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज ज़्यादा कराती है। तो अब इंसुलिन है ही नहीं टाइप 1 में और टाइप 2 में रेजिस्टेंट है सेल्स टू अपटेक ऑफ ग्लूकोज। तो क्या होगा कि फैटी एसिड्स की जनरेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी फ्रॉम एडिपोज टिश्यू, और फैटी एसिड्स को यूटिलाइज ज़्यादा किया जाएगा बाय द बॉडी एज एन एनर्जी सोर्स। अब जब फैटी एसिड्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है तो फैटी एसिड्स एक लेवल आएगा कि इनकी यूटिलाइजेशन तो कम होगी लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा है।
तो ये फैटी एसिड्स लिवर में जाकर कीटोन बॉडीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब ये कीटोन बॉडीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि कीटोनीमिया यानी ब्लड में कीटोन बॉडीज़ के लेवल ज़्यादा हो जाएंगे और कीटोन्यूरिया हो जाएगा, और ये कंडीशन प्री डिस्पोज करती है टू डेवलपमेंट ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड कीटोटिक कोमा। अब हम आ जाते हैं कि भूख क्यों ज़्यादा लगती है। तो कंजम्पशन ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल्स जब कम हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी में एक स्टारवेशन वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो इस स्टारवेशन वाली कंडीशन की वजह से बंदे को भूख ज़्यादा लगती है, दैट इज़ पॉलीफेजिया। और वेट लॉस क्यों होता है? क्योंकि फैटी एसिड्स मोबिलाइजेशन हो रही होती है, तो वेट लॉस भी साथ में हो रहा होता है। अब हम आ जाते हैं इसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट पे। तो हम रैंडम ब्लड शुगर चेक करते हैं, अगर इसके लेवल्स 200 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से ज़्यादा हैं, या फिर OGTT यानी ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं, जिसमें हम ग्लूकोज देने के 2 घंटे के बाद हम टेस्ट करते हैं। अगर ये लेवल्स भी 200 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से ज़्यादा आ जाएं, या फिर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स 126 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से ज़्यादा आ जाएं, तो इसका मतलब है कि डायबिटीज़ सस्पेक्टेड है। अब इसके बाद और जो टेस्ट हैं उनमें सबसे पहले आ जाता है यूरिन एग्जामिनेशन, जिसमें हम एग्जामिन करते हैं फॉर ग्लूकोज, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एज वेल एज फॉर प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज़। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो हम करते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। अब हम आ जाते हैं इसकी मैनेजमेंट पे। तो मैनेजमेंट में यही है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस ज़रूरी हैं। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो अपने वेट को बैलेंस करना है, आपने एक्सरसाइज करनी है रेगुलरली, और एटलीस्ट हफ्ते में आपने 4 से 5 दिन एक्सरसाइज लाजमी करनी है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी प्रॉपर स्पेसिफिक मैनेजमेंट पे। तो स्पेसिफिक मैनेजमेंट में ये है कि आपने अपना डाइटरी कंट्रोल रखना है, यानी कार्ब्स वाली डाइट कम लेनी है। और इसके बाद एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि कार्ब्स वाली डाइट में जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो लेने हैं, ना कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं लाइक चीनी या सिंपल ग्लूकोज वगैरह। तो इस तरह की डाइट्स से गुरेज करना है। दूसरी चीज़ ये है कि स्पेसिफिक हम जो ट्रीटमेंट में आ जाते हैं उसमें इंसुलिन हम दे सकते हैं। इंसुलिन में मोस्टली 1/3 जो होता है पार्ट होता है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का, और 2/3 पार्ट होता है इंटरमीडिएट इंसुलिन का, ठीक है। और इसके बाद अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है तो उसमें हम ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक सल्फोनाइल यूरियाज, मेटफॉर्मिन, इस तरह की ड्रग्स हम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।